फना को मिस्टर भारद्वाज की गोद में देखकर रमन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वहां पर, क्योंकि वह फना के साथ मजे करना चाहता था, फना को छूना चाहता था। फना अभी वहां पर ऐसी लड़की थी जो कली की तरह थी, जिसे वह तोड़ना चाहता था। रमन की नजरें अभी भी चोरी चोरी मिस्टर विक्रम भारद्वाज की गोद में बैठी फना पर थी। वही फना तो चुपचाप सी मिस्टर भारद्वाज की गोद में बैठी बार बार उनके गिलास में ड्रिंक सर्व कर रही थी। सर, मुझे और भी लोगों को ड्रिंक सर्व करनी है, क्या मैं जा सकती हूँ? फना ने डरते हुए अपनी मासूम सी आवाज में कहा। ये सुनते ही मिस्टर भारद्वाज की आंखें तीखी हो गई और उन्होंने गुस्से से फना की कमर पर जैसे ही अपनी पकड़ टाइट की करने लगा, उसने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी सर, मेरा वह मतलब नहीं था। तुम मुझसे दूर भाग रही हो, क्या तुम्हें दोबारा से वही सब कुछ टॉलरेट करना है? ये सुनते ही फना की आंखों में आंसू आ गए और उसने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अपने कांपते होठों से कहा, नो सर, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। गलतियां बहुत करती हो तुम, लेकिन उन गलतियों से सीखती नहीं, पनिशमेंट तुम्हें दोबारा देनी पड़ेगी। विक्रम के मुंह से पनिशमेंट शब्द सुनकर फना एक बार फिर कांप गई और वह जल्दी जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अपनी रूहानी आवाज में बोली, ना सर, मैं तो बस अपना काम करना चाहती थी। आपने बोला है तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपको ड्रिंक सर्व करूंगी। इतना बोलकर फना जल्दी जल्दी से विक्रम के गिलास में ड्रिंक सर्व करने लगी। विक्रम के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। मिस्टर विक्रम आज नशे में धुत हो गए थे और उन्होंने फना को अपनी बाहों से आजाद नहीं किया था। फना उनकी बाहों में चुपचाप बैठी हुई थी और ना वो हिलने ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बीच बीच में मिस्टर भारद्वाज उसे वाइन भी पिलाते और फना को मजबूरन वह वाइन पीनी पड़ती। उसका गला बहुत तेजी से जलने लगता है। फना की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन उसे यह टॉर्चर बर्दाश्त करना ही था। मिस्टर भारद्वाज जानबूझकर फना के उभारों पर अपने हाथ रखते हैं और उसके बाद उसकी आंखों में देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगे। उन्होंने फना के गाल पर अपने होंठ रख दिए। फना की आंखों में आंसू आ गए और उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर प्लीज प्लीज सर, मत करिए ऐसा, मुझे बहुत दर्द होता है सर, मुझे बहुत तकलीफ होती है। विक्रम ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें दर्द होता है, कहाँ दर्द होता है तुम्हें? वह इस अंदाज से पूछ रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ भी नहीं बोलती तो विक्रम ने उसकी कमर पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम्हें यहाँ पर दर्द होता है? फिर वो उसके उभारों को छूकर बोला, क्या तुम्हें यहाँ पर? धीरे कर कर विक्रम अपना हाथ उसके बालों पर ले गया और फिर उसे नीचे ले जाते हुए बोला, क्या तुम्हें यहाँ पर दर्द होता है? विक्रम ने जैसे ही वहां पर छुआ, फना की आंखें लाल पड़ गई और दर्द की वजह से सिसक गई। सर प्लीज मत करिए, बहुत ज्यादा पेन होता है मुझे वहां पर, मुझे नहीं होता है बर्दाश्त, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे काम करना है, मुझे छोड़ दीजिए। विक्रम के सामने तो फना की सांस भी अटक रही थी। डर इस कदर भर गया था कि अब उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। फना जानती थी कि अगर आज भी वह चिल्ला कर किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाएगी तो कोई भी आगे नहीं आएगा। फना को हिम्मत से काम लेना था, इसलिए उसने धीरे से कहा, सर आपकी ड्रिंक खत्म हो गई है, क्या मैं आपको ड्रिंक ला कर दूं? हमारी बार में आपके लिए स्पेशल ड्रिंक है, मैं आपके लिए वह अभी लेकर आती हूँ सर। इतना बोलकर फना बहाना बनाकर जल्दी से विक्रम की गोद से खड़ी हुई और वहां से लगभग दौड़कर भाग गई। फना को ऐसे भागते हुए देखकर विक्रम के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ को स्मेल किया और फिर ड्रिंक करने लगा। वही फना भागकर छुप गई। तभी मैनेजर उसके सामने आकर खड़ा होकर उससे गुस्से से बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर विक्रम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हो गई ना, तो तुम जानती हो कि वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे और तुम्हारे साथ साथ हमारे इस बार को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा। हो सके तो उन्हें खुश रखो, उनकी सारी विशेष को फुलफिल करो। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हें ऊपर से नीचे तक पैसों में ही तोल देंगे, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं वह। ये सुनकर फना मजबूरन खड़ी हो गई और उसने मैनेजर को देखते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि वह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। वह मेरे और नजदीक आकर दोबारा से मेरे साथ। इतना बोलते बोलते फना की आंखों में आंसू आ गए और उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फना जानती थी कि मैनेजर उसे विक्रम के साथ सोने की सलाह दे रहा है, इनडायरेक्ट। वह इतनी भी बेवकूफ नहीं थी, पर फना यह नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपना पर्स उठाती है और वहां से चली गई। फना के जाने के बाद अब मैनेजर भी कुछ नहीं कर सकता था। वह खुद घबरा गया था कि वह मिस्टर भारद्वाज को कैसे एक्सप्लेन करेगा। घर पहुंचकर फना रोजाना की तरह सो गई, लेकिन आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी वक्त फना का फोन रिंग करने लगा और जैसे ही उसने कॉल पिक किया, फोन पर उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे फना के होश उड़ गए और फना की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बिना सोचे समझे उठी और उसके बाद वह उन्हीं कपड़ों में अस्पताल के लिए निकल गई। आने वाले दौर में फना के साथ क्या होने वाला था, ये फना खुद भी नहीं जानती थी। फना को जब अस्पताल से कॉल आया था तो वह बिना सोचे समझे हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी।
जब वह अस्पताल पहुंची तो वहां पर एक सरप्राइज उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फना जल्दी से उस डॉक्टर के पास आई जिसका कॉल आया था। उनसे बात कर रही थी तो डॉक्टर ने उसे यह बताया कि उसके भाई का ऑपरेशन उन्हें कल ही करना होगा, वरना उसे बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये सुनते ही फना के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई, मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। क्योंकि अभी उसके पास 10 दिन का वक्त था और अब कल ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। फना ने घबराते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर आपने कहा था अभी 10 दिन का वक्त है और अचानक से आप मुझसे ऐसे कहेंगे कि मैं पैसों का इंतजाम कर लूं, तो ये कैसे पॉसिबल है? मुझे थोड़ा तो वक्त दीजिए। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, अगर आप अपने भाई को नहीं बचा सकती है तो इसे यहाँ से ले जाइए। हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट की कमी नहीं है। उस डॉक्टर के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो फना जैसे टूट गई थी और इंसानियत भी दुनिया में मर गई थी। लेकिन फना उस डॉक्टर से बदतमीजी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अपने भाई की जान बचानी थी। इसलिए उसने डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कल तक पैसे का इंतजाम कैसे कर सकती हूँ? प्लीज आप अपने भाई की डेड बॉडी यहाँ से ले जा सकती हैं। हम एक जिंदा लाश को अपने हॉस्पिटल में कब तक रखेंगे? हॉस्पिटल बिल कितना हो चुका है कि आप उसे भी पे नहीं कर पा रही है। हमारे और भी पेशेंट है, हम आपके भाई में ही सारा वक्त नहीं दे सकते हैं। फना डॉक्टर के पैरों में गिर गई और बोली, प्लीज डॉक्टर, समझने की कोशिश कीजिए, मैं कल तक पैसे का इंतजार नहीं कर पाऊंगी और यह कोई छोटी रकम नहीं है। 15 लाख रुपए, अगर मैं खुद को भी बेच दूंगी तो कोई मुझे नहीं देगा। देखिए, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फना जी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको कल तक का ही वक्त दे सकता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी दिनों से वेट कर रहे हैं। आपका भाई के बचने के चांसेस भी कम है, लेकिन अगर आप और देर करेगी तो फिर हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। इतना बोलकर वह डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वह फना के आंसू या उसके गिड़गिड़ने आने को अवॉइड कर देते हैं। वैसे भी डॉक्टर पत्थर दिल होते हैं, उसने सिर्फ सुना ही था और आज तो वह देख भी चुकी थी। फना टूटकर बिखर चुकी थी और वह अपने भाई के पास में खड़ी हुई थी और आंसू बहा रही थी। फना ने अपने भाई के हाथों को कसकर पकड़ हुआ था और जोर जोर से रो रही थी। मुझे माफ कर दो आशु, अगर मैं आज तुम्हें नहीं बचा पाई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। फना जाने कब तक वहां पर ऐसे ही बैठकर रोती रही और उसके बाद उसे अचानक से याद आ जाता है कि उसे काम पर भी जाना है। इसलिए वह अपना पर्स उठाती है और फिर वहां से निकल गई। वह धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। शाम का वक्त था, बारिश हो रही थी, लेकिन फना को बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फना वही घुटनों के बल बैठ गई और अपने हाथों से मुंह छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। वह चिल्ला रही थी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों पनिशमेंट मिल रही है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मेरी जिंदगी में इतने दर्द क्यों है? भगवान जी प्लीज कुछ करिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं कल कहाँ से इतने पैसे लेकर आऊंगी? फना वहीं पर बैठे बैठे ना जाने कब तक अपने आंसू बहाती रही। एक वक्त ऐसा आया कि उसके आंसू भी सूख गए थे और वह ठंड में ही कांप रही थी। उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। फना अपने कांपते हुए पैरों से खड़ी हुई। आज उसका दिल चाह रहा था कि वह एक कार के सामने चली जाए और वह कार उसे टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दे और उसी में फना की जान निकल जाए। फन के दिमाग में सुसाइड करने के ही ख्याल आ रहे थे। वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। अपने मॉम डैड के पास जाना चाहती थी। जब तक उसके मॉम डैड उसकी जिंदगी में थे, उसे कोई दुख और थी उनकी, पर आप आज वह क्या बन चुकी है। लेकिन फना की आंखों के सामने अपने भाई आशु का चेहरा घूमने लगा। इसलिए वह अपने धीरे धीरे कदमों से हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी। होटल वालों से बोलकर फना आज बार क्लब नहीं जाती। फना अपनी चौल में पहुंच गई थी। कमरे में पहुंचकर फना चुपचाप एक कोने में बैठी हुई थी। उसने अपना मुंह घुटनों में छुपा लिया था और सिसक रही थी। उसका फोन रिंग कर रहा था। फना ने अपना फोन देखा तो उसे बार के मैनेजर का कॉल आ रहा था। पर उसने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से उस मैनेजर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुम कहाँ रह गई लड़की, अभी तक आई क्यों नहीं? तुम जानती हो ना कि मिस्टर भारद्वाज को अगर गुस्सा आ गया तो फिर वह तुम्हारे घर से तुम्हें उठा लेंगे। तुम आखिर चाहती क्या हो कि हमारा बार तुम्हारी वजह से तहस नहस हो जाए? चुपचाप जल्दी से आ जाओ और खबरदार जो मना करने की कोशिश की। मैनेजर इतने गुस्से में था और उसने बिना सोचे समझे फना को सुनाना शुरू कर दिया था। मैनेजर की डांट से फना के आंसू और तेजी से बहने लगे। उसने हिम्मत करके फोन पर कहा, आई एम सॉरी मैनेजर सर, बट मैं आज नहीं आऊंगी। चुपचाप बार में आओ, तुम्हारी वजह से हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मिस्टर विक्रम भारद्वाज बहुत गुस्से में है और वह तुम ही ढूंढ रहे हैं। उन्होंने 2 बार तुम्हें बुलाने के लिए हमें ऑर्डर दिया है और अगर तुम अब नहीं आई तो तुम सोच भी नहीं सकती कि वह तुम्हें घर से उठा लेंगे और उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा तुम उसकी जिम्मेदार खुद होगी। जल्द से जल्द रेडी होकर बार में आओ और मिस्टर विक्रम भारद्वाज को ड्रिंक सर्व करो। वह
तुम्हारे ही हाथ से ड्रिंक करके पीते हैं। तुम जानती हो ना, उसके बावजूद भी तुम आज लेट हो और अगर तीसरी बार में तुम उनके सामने नहीं हाजिर हुई तो उसके बाद वह इस बार कोई आग लगा देंगे। ये सुनते ही फना घबरा गई और वह मैनेजर से बोली, लेकिन आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरा सर दर्द हो रहा है और मुझे फीवर है। प्लीज आप कुछ करिए। मिस्टर विक्रम भारद्वाज के लिए तो मैं वहाँ पर काम नहीं करती ना। अब तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए मिस्टर भारद्वाज को मना करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। किसी की हिम्मत नहीं होती उनके सामने चू करें। फना श्री विक्रम को याद कर काम चाहती है, क्योंकि वह जानती थी कि मिस्टर भारद्वाज अगर गुस्से में आ गए तो वह क्या ही करेंगे। उनका कोई भरोसा नहीं है अगर उन्होंने उसे घर से उठा लिया तो, क्योंकि मिस्टर भारद्वाज ने पिछली बार जो उसके साथ हैवानियत की थी आज भी वह फना की रूह कंपा देती थी। फना पहले से ही इतनी टेंशन में थी और अब मैनेजर ने उस पर इतना प्रेशर डाल दिया था कि फना का दिल टूट गया था और वह बिना किसी भाव के तैयार होने लगी। इधर मैनेजर बार में डरा हुआ था कि अगर फना सही वक्त पर नहीं पहुंची तो मिस्टर भारद्वाज कहीं गुस्से में आकर उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे, क्योंकि मिस्टर भारद्वाज ने उसे धमकी दी थी। वह उसके बिल्कुल बगल में ही बैठे हुए थे और मैनेजर खड़ा हुआ था। मिस्टर भारद्वाज, फना बस अभी पहुंच जाएगी। अगर आप कहे तो मैं किसी और वेट्रेस को भेज देता हूँ, जब तक वह आपकी सेवा करेगी। मिस्टर भारद्वाज ने पैनी नजरों से मैनेजर की तरफ देखा और फिर उसे घूरते हुए बोला, दफा हो जाओ यहाँ से और जब वह आ जाए तो उसे भेज देना मेरे पास। मैनेजर ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वह जाते हुए ये सोचने लगा कि आखिर फना में ऐसा क्या है कि मिस्टर भारद्वाज को उसके हाथ से ड्रिंक पीनी है, क्योंकि जब से मिस्टर भारद्वाज आए थे उन्होंने किसी से भी ड्रिंक सर्व करने के लिए नहीं कहा था और कोई भी उनके पास आता तो वह उसे गुस्से से यूं देखे थे जैसे उसकी जान ले लेंगे, जैसे वह शख्स अभी 2 मिनट में यहाँ से नहीं गया तो डॉट 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 डॉट। मिस्टर भारद्वाज ने अपनी वॉच की तरफ देखा। 20 मिनट हो गए थे लेकिन फना अभी तक नहीं आई थी, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जोर से वाइन की बोतल टेबल पर पटक दी। विक्रम भारद्वाज इस वक्त गुस्से में अपनी लाल आंखें लिए मैनेजर को घूर रहा था और मैनेजर को ऐसा फील हुआ कि मिस्टर भारद्वाज उसकी इसी वक्त जान ले लेंगे। मैनेजर ने गुस्से से अपना फोन निकाला और उस पर फना का नंबर डायल कर दिया, लेकिन फना कॉल पिक नहीं कर रही थी। मैनेजर के तो पसीने छूट गए थे। अगर मिस्टर भारद्वाज इस लड़की के लिए यहाँ पर नहीं आते तो वह कब का इस लड़की को यहाँ से दफा कर देता, न कि इसके भाव झेलता। लेकिन मजबूरी थी उसकी, क्योंकि फना के हाथ में उसकी जान थी। मैनेजर किसी को बयान भी नहीं कर सकता था कि उसे कितना डर लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फना के साथ उस दिन सबके सामने हैवानियत की थी और आगे जाकर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। वह तो यही देखकर हैरान था कि फना अभी तक जिंदा कैसे है। इस बार मैनेजर ने देखा कि फना ने उसका कॉल कट कर दिया। ये देखकर मैनेजर का माथा ठनक गया, क्योंकि अब जो वह फना को पैसे देने वाला था वह सारे कट कर लेगा और उसका बोनस भी। कहाँ रह गई ये लड़की, मैनेजर ने खुद से दांत पीसते हुए कहा। उधर विक्रम वाइन की बोतल को एक तक देखे जा रहा था। तभी उसके अंदर उसे किसी की छोटी सी परछाई दिखाई दी। विक्रम ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो फना अपने धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ आ रही थी। ये देखकर विक्रम के भाव सख्त हो गए और उसका जबड़ा कसा हुआ था। फना, जो विक्रम की तरफ आ रही थी, उसने जब विक्रम का डरावना सा फेस देखा तो एक पल के लिए उसके कदम ठहर गए। उसने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसे चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि वह डायरेक्ट एंटर हुई और विक्रम की तरफ आने लगी। इधर मैनेजर को रोना आ रहा था। वह बार बार फना को कॉल कर रहा था, लेकिन फना थी कि वह कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। फना बेचारी कॉल पिक भी कैसे करती, क्योंकि वह तो विक्रम की तरफ जा रही थी ना। मैनेजर दूसरी तरफ था, इसलिए वह ये नहीं देख पाया। विक्रम फना को ऊपर से नीचे तक एनालाइज कर रहा था। फना के कदम जो फ्रिज हो गए थे, ये देखकर विक्रम की आंखें तीखी हो गई। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे फना डर गई और वह बिना सोचे समझे विक्रम की तरफ आने लगी। विक्रम फना से बहुत लंबा था, क्योंकि फना की हाइट तो सिर्फ 5 फुट 1 इंच थी, वही विक्रम 6 फुट 3 इंच का था। विक्रम अपनी जगह से खड़ा हो गया था और फना जब उसके सामने आकर खड़ी हुई तो वह उसके सामने छोटी बच्ची लग रही थी। विक्रम की वह बड़ी लेकिन खतरनाक आंखें एनालाइज कर रही थी कि आखिर फना कहाँ रह गई थी जो वह आज इतनी लेट हो गई। विक्रम ने अपना हाथ आगे बढ़ते हुए फना को अपने एक ही हाथ से उठा लिया। विक्रम का हाथ इतना बड़ा था कि फना उसके एक ही हाथ में सिमट गई। विक्रम फना को लेकर बैठ गया और फिर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उसके होठों पर जोर से बाइट कर दी। आह, तुम कहाँ थी और किसके साथ थी अभी तक? विक्रम के क्वेश्चन में जो वार्निंग थी उसे भांप गई थी फना। उसने धीरे से कहा, सॉरी, आज के बाद से लेट नहीं होगा। ये सब कुछ बोलते हुए फना सहमी हुई थी। विक्रम ने उसे अपनी गोद में बैठा रखा था और फना वाइन की बोतल उठाकर विक्रम के ड्रिंक के गिलास में वाइन सर्व करने लगी।
ऐसा करते हुए वह कांप रही थी। फना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसके पास वक्त कम था। कल तक वह इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगी? ये सोच सोच कर ही उसकी जान निकल रही थी और हाथ, पैर, दिमाग काम ही नहीं कर रहे थे, जिस वजह से फना ने वह ड्रिंक टेबल पर गिरा दी। उसे होश ही नहीं था जब ड्रिंक बाहर गिरने लगी, गिलास से ओवर होकर। यह विक्रम देख रहा था कि कहीं और ही खोई हुई थी वह, दिमाग से यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थी। विक्रम ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ टाइट की, पर फना को अभी तक होश नहीं आया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बार बार उसकी आंखों के सामने उसके भाई का चेहरा आ रहा था। उसके कानों में डॉक्टर के कहे गए शब्द गूंज रहे थे कि सिर्फ कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, अगर तुमने पैसे का इंतजाम नहीं किया तो तुम अपने भाई की डेड बॉडी घर ले जा सकती हो। फना जोर से चिल्लाए, नो डॉक्टर प्लीज। तभी फना को रियलाइज हुआ कि वह कहाँ बैठी हुई है और वह किसके साथ है। उसने जल्दी से उस वाइन की बोतल को देखा, जो पूरी खाली हो चुकी थी और ड्रिंक टेबल से नीचे गिर रहा था। गिलास कप का फुल हो चुका था। फना डर से थूक घटकी और फिर डरते हुए विक्रम के चेहरे की तरफ देखा। विक्रम का चेहरा देखते ही फना की चीख निकल गई। वह जोर से चिल्लाते हुए कूदकर विक्रम से दूर हो गई। उसने सर झुकाकर कहा, सर सॉरी। विक्रम इस वक्त इतना डरावना लग रहा था कि फना के कदम लड़खड़ाने लगे थे और थर थर उसके पैर कांपते हुए विक्रम भी देख रहा था। इतना डर लगता है तुम्हें मुझसे, तो फिर क्यों ऐसी हरकत करती हो जिससे मैं गुस्सा हो जाऊं और तुम्हें पनिश करूं? कहाँ थी तुम आज? तुमने मुझे जवाब नहीं दिया इसका। किसके साथ थी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ? विक्रम के सवाल पर फना ने सर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, सॉरी सर, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैं बारिश में भीग गई थी और कोई रीजन नहीं है। तुम जानती हो ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम मिस्टर विक्रम भारद्वाज को वेट करवाओगी। अब तुम्हारी इतनी औकात हो गई। तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो, क्योंकि तुम्हारी औकात यह है कि तुम मेरे जूते पर अपना सर रगड़ो। तुम्हें इस लायक भी नहीं समझता मैं। विक्रम फना को जिस तरीके से देख रहा था, फना ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बना ली। फिर वह दोबारा जाकर विक्रम की गोद में बैठते हुए अपनी स्कर्ट ठीक करने लगी। वही विक्रम का हाथ तो फना की टॉप के अंदर धीरे धीरे मूव करने लगा, जिससे फना को इतना हम बुरा फील होने लगा कि उसने धीरे से रोते हुए कहा, सर प्लीज यहाँ पर कुछ मत करिए, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। यहाँ पर तुम अपनी बॉडी सेल करती हो, छोटे कपड़े पहनकर लोगों को रिझाने का काम करती हो और फिर तुम कहती हो कि तुम शरीफ लड़की हो। शरीफ घराने की लड़कियां बार में नहीं मिला करती, रात में। विक्रम के इल्जाम अंदर तक घायल कर गए फना को। फना की आंखों से आंसू बह रहे थे और इसके सिवा वो कर भी क्या सकती थी। उसके सामने खड़े इंसान को वह जवाब तो नहीं दे सकती थी, वरना उसे कहीं दोबारा से उस रात की तरह टॉर्चर ना करे यह इंसान। फना विक्रम से बहुत डरती थी। सर, मैं यहाँ पर पैसों के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वेट्रेस हूँ। अभी कुछ ही दिन हुआ है ज्वाइन किए हुए, आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं। अगर आपको वह सब कुछ चाहिए तो यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ हैं जो आपको खुश कर सकती हैं। फना अपनी लड़खड़ाती हुई जबान में बोली, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, अब तुम्हारी यह मजाल कि तुम मुझे जवाब दोगी। सर, इतना बोलते ही फना चुप हो गई, क्योंकि अब वह विक्रम को और गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। फना विक्रम के चेहरे को देखने लगी। विक्रम उसकी मासूम सी आंखों में देख रहा था, जिसमें वह दुनिया भर की परेशानियों से जूझ रही थी। इधर मैनेजर विक्रम को एक्सप्लेन करने आ रहा था, लेकिन जब उसने विक्रम की गोद में फना को देखा तो उसे झटका लगा और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसका तो मन नाचने लगा कि यह लड़की यहाँ पर पहुँच गई। कोई खुश था इसलिए क्योंकि आज उसकी जान बच गई थी। विक्रम की डांट सुनने के बाद फना ने दोबारा अपना मुंह नहीं खोला। वह वैसे भी ज्यादा नहीं बोलती थी। विक्रम ने फना का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों से अपने होठ मिला दिए। विक्रम फना को रूडली किस कर रहा था। वही मैनेजर ने जब मिस्टर विक्रम को फना को किस करते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। विक्रम भारद्वाज तो फना के ऊपर लट्टू हो गया था। वह यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फना के लिए आते थे, ये तो साफ पता चल चुका था। फना के हाथ मिस्टर विक्रम की चेस्ट पर थे, क्योंकि विक्रम जिस तरीके से फना के ऊपर झुक गया था, फना नीचे दबती जा रही थी। विक्रम ने जब फना को किस करना बंद किया तो फना धीरे धीरे सांस ले रही थी। विक्रम ड्रिंक कर रहा था और उसने दोबारा फना को नहीं देखा। इस वक्त वह इतने गुस्से में था कि वह फना की गर्दन तोड़ सकता था। विक्रम कुछ देर ड्रिंक करने के बाद वहां से चला गया। फना भी घर जाने के लिए आज जल्दी निकलने वाली थी। मैनेजर भी उसे रोका नहीं, क्योंकि अब फना विक्रम भारद्वाज की पसंद प्रॉपर्टी थी। अगर उसने फना को कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया तो कहीं विक्रम भारद्वाज उसकी जुबान ना खींच ले। फना थोड़ी हैरान हो रही थी कि मैनेजर उसे पर चिल्लाया नहीं, क्योंकि पिछली बार तो मैनेजर ने उसे खींचकर थप्पड़ मार दिया था। आज वह मैनेजर की डांट सुनने के लिए तैयार थी। फना अंदर से पहले ही टूटी हुई थी और उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था किसी से भी। इधर कोई और भी था जो फना को देख रहा था और उसे पाना चाहता था।
इतनी जल्दी फना का वहां से जाना उसे शख्स को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वह एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया। यह कोई और नहीं, रमन था। रमन ने फना को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कहाँ जा रही हो तुम छम्मक छल्लो, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी हमारी तो खातिरदारी कर दो। अब जब तुम विक्रम भारद्वाज का बिस्तर गर्म कर सकती हो, तो हमारे क्यों नहीं? फना की आंखों में आंसू आ गए कि हर कोई उसे खिलौने की तरह क्यों देख रहा है। फना ने अपना पस कसकर पकड़ लिया और रमन को अवॉइड कर वहां से जाने लगी। रमन ने गुस्से से पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी की लड़की, तुम मुझे भाव दिखाओगी? तुम जैसी लड़कियों को मैं रोज अपने बिस्तर पर तोड़ता हूँ और उन्हें कुचल देता हूँ। फना का चेहरा लाल पड़ गया। तभी मैनेजर रमन के पास आया और बोला, हेलो मिस्टर रमन मित्तल, देखिए उसे जाने दीजिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह से मैंने उसे आज जल्दी छुट्टी दे दिया। विक्रम की पकड़ जैसे ही फना पर ढीली हुई, फना वहां से दौड़कर भाग गई। उसे जाते हुए देखकर रमन ने अपने गुस्से से अपने दूसरे हाथ पर मुक्का मारते हुए मैनेजर से कुछ कहने लगा। इधर फना रोती हुई सड़क पर चल रही थी और कुछ दूर जाकर वह एक बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किस्मत को कोस रही थी वह अपनी। कुछ वक्त बाद जब वह घर पहुंचती है, तो वहां पर निशु पहले से ही थी। निशु एक दिन के लिए शहर से बाहर गई हुई थी। उसे फना की बहुत फिक्र हो रही थी। फना को ठीक देखकर निशु को काफी अच्छा महसूस हुआ, लेकिन फना की आंखों में आंसू देखकर उसे समझ में नहीं आया। फना उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ है तुझे फना? निशु ने उसकी फिक्र करते हुए पूछा। फना उसे रोते हुए अपने सारे दर्द की कहानी बयां कर देती है। ये सुनकर निशु के भी होश उड़ गए थे कि इतनी बड़ी रकम वो लोग कैसे ला सकते हैं कहीं से भी। उनके लिए तो अपना खाने का गुजारा ही करना इतना मुश्किल हो रहा है। निशु ने फना को पानी का गिलास देते हुए कहा, रिलैक्स, पहले तो रोना बंद कर, वरना तेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। फना ने पानी पीने से मना कर दिया और रोते हुए बोली, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है निशु। तभी फना के दिमाग में एकदम से कुछ हिट हुआ और उसने अपनी शर्ट के अंदर हाथ डाला। उसे कार्ड मिला। उसे कार्ड को देखते ही फना की रूह कांप गई और उसने उस कार्ड को दूर फेंक दिया। दोबारा उस कार्ड को देखने में भी डर लग रहा था उसे, लेकिन फना ने फिर भी अपनी आंखें बंद की और खुद से ही बोली, मुझे ये करना ही होगा। तुझे क्या करना होगा? निशु ने जब फना से सवाल किया, तो फना ने निशु से कहा, मुझे खुद का सौदा करना होगा। मैं अपने भाई को मरने नहीं दे सकती और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना इम्पॉसिबल है। तेरा दिमाग खराब हो गया है। यह क्या बोल रही है तू? खुद का सौदा करेगी? अपनी जिंदगी जीते जी नरक बनानी है तुझे? मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसके सिवाय। फना ने जोर जोर से रोते हुए कहा, मुझे ये करना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा मत कर फना, क्यों खुद की जिंदगी दांव पर लगा रही है तू? उस राक्षस के पास क्यों जाना चाहती है? हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता निशु, फना ने निराश होकर आंखों में आंसू लिए कहा। फना उस कार्ड को उठा लेती है। उसकी उंगलियां कांप रही थी और दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उसने अपना फोन निकाला और उसे पर नंबर डायल करने लगी। फना ने जब उस नंबर पर कॉल किया तो कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। फना को लगा कि कॉल काटने ही वाला है, तभी कॉल पिक हो गया और दूसरी तरफ से उसे एक गंभीर आवाज सुनाई दी, हम। इधर फना की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। फना की सांसों की आवाज फोन पर मौजूद वह शख्स सुन रहा था। आखिर तुम मान ही गई, आ गई अपनी औकात पर। तुम जैसी बाजारू लड़कियां अपना असली रंग जल्दी दिखा देती हो। शरीफ बनने का फिर चाहे कितना ही नाटक क्यों ना करती हो तुम। उसे आदमी के लहजे में नफरत और कड़वाहट दोनों झलक रही थी। फना ने फोन को कसकर पकड़ लिया और धीमी और रूंधी आवाज में बोली, सर। आगे के शब्द नहीं बोल पा रही थी फना। सर, क्या हम मिल सकते हैं? हम आई एम कमिंग बार के सामने मेरा वेट करो। फना अपनी चोल से बाहर जाने के लिए निकल रही थी। निशु ने उससे मुंह फेर लिया था, क्योंकि निशु जानती थी कि उसकी दोस्त दलदल में जा रही है। उसे बाद में उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। वह खुद की जिंदगी दांव पर लगा रही है। निशु रोक भी नहीं सकती थी फना को, क्योंकि उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी। उसने फना को उसके भाई की कसम भी दे दी थी, पर फना फिर भी रुकने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं फना जानती थी कि बस यही एक मौका है उसके पास अपने भाई को बचाने का, जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। उसने यह फैसला बिना सोचे समझे ले लिया था, हालांकि वह जानती थी कि उसे कितना डर लग रहा है, क्योंकि जिस शख्स के पास फना खुद को सौंपने जा रही थी, विक्रम भारद्वाज, उससे कितनी नफरत करता है। आज उसने अपनी इज्जत दांव पर लगा दी थी। यही सब कुछ सोचते हुए फना ने ऑटो लिया और ऑटो से वह उस बार के सामने आकर खड़ी हो गई। आते जाते लोग उसे देख रहे थे। फना को ठंडी हवाएं छू रही थी। थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, जिस वजह से मौसम भी ठंडा था और फना ने अपने वही फटे पुराने से कपड़े पहन रखे थे, जिस वजह से ठंडी हवाएं उसे अपनी जकड़ में ले रही थी।
फना को वहां पर आए करीबन 30 मिनट हो गए थे और उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़क रही थी। एकदम से वहां फना के सामने कार आकर रुकी। उसे ब्लैक कलर की कार को देखकर फना ने 2 कदम अपने पीछे ले लिए। उसकी अंतरात्मा उससे कह रही थी कि फना अभी भी वक्त है, भाग जा, अभी भी वक्त है, भाग। तभी कार का डोर ओपन हुआ। कार से कोई शख्स बाहर नहीं आया। फना अपने कदम उस कार की तरफ बढ़ाने लगी। जैसे ही वह उस कार के अंदर आई, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एकदम से खींचकर लेदर सीट पर धकेल दिया। फना इससे पहले कि कुछ रिएक्ट कर पाती, उस शख्स ने फना के होठों से अपने होंठ जैसे ही मिलाए, फना के मुंह में धुआं भर गया। फना खांसने लगी। वो शख्स फना के होठों पर किस करने लगा। अम्मा फना के मुंह में धुआं भर गया था। वह फना के ऊपर टूट पड़ा था और फना के लिप्स को निचोड़ने में लग गया। फना को बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह छटपटाने लगी क्योंकि इस हमले से वह इतना घबरा गई थी कि वह उस शख्स को जोर जोर से मारने लगी। फना खुद को छुड़ाने के लिए उसे शख्स को नोचने लगी। उस शख्स ने फना के कपड़ों को भी उसके शोल्डर से नीचे कर दिया था। वह उसकी गर्दन पर बाइट कर रहा था, जिससे फना की आंखों में आंसू आ गए। वह इतना ज्यादा घबरा गई कि उसने धीरे से कहा, सर। उसकी आवाज रोने वाली थी। विक्रम ने फना के उस सफेद पड़ चुके चेहरे को देखा। मुर्दे की तरह लेटी हुई थी। सर। ये देखकर विक्रम को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने चिल्लाते हुए गुस्से से कहा, गेट आउट। विक्रम की गुस्से भरी आवाज सुनकर फना डर से सिकुड़ गई और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। विक्रम सीधा होकर बैठ गया और गुस्से में सामने देखते हुए बोला, मैंने कहा कि अभी के अभी दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें कार से नीचे धक्का दे दूंगा। विक्रम इतने गुस्से में था कि वह इसी वक्त फना की गर्दन दबोच लेना चाहता था। वही फना भी डर की वजह से खुद को समेटे हुए कार के डोर की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और जैसे ही वह कार के डोर को अनलॉक कर अपना कदम बाहर रखती, उसी वक्त उसकी आंखों के सामने उसके भाई का चेहरा घूमने लगा। फना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह नहीं जा सकती। अगर वह चली गई तो उसके बाद उसका आना नामुमकिन हो जाएगा और कल उसे पैसे देने थे हॉस्पिटल में, वरना। फना ने अपने कदम पीछे ले लिए और उसने मुड़कर विक्रम की तरफ देखा। फना विक्रम के थोड़ा नजदीक आई और उसके बाद उसने अपने कांपते हुए हाथ विक्रम के हाथों पर रख दिए और दूसरा हाथ उसकी चेस्ट पर रखकर वह उसके करीब आ गई। वह विक्रम की गोद में बैठ गई थी और उसके बाद उसने हिम्मत कर अपनी गर्दन उठाई और अपने कांपते हुए होंठ वह विक्रम के होठों के करीब बढ़ाने लगी। विक्रम फना को अपनी पैनी आंखों से देख रहा था। ड्राइवर ने कार दोबारा स्टार्ट कर दी थी और उसने कार में पार्टीशन लगा दिया। फना विक्रम के होठों को धीरे से चूम कर पीछे हो गई। उसके लिए ये करना इतना मुश्किल था कि उसकी सांसें भी रुक गई थी। विक्रम ने फना की कमर पकड़ ली और उसे अपने करीब करते हुए उसने फना के होठों से अपने होंठ जोड़ दिए। उसके बाद वह उसे एग्रेसिव होकर किस करने लगा। उसने फना के होठों को अपने मुंह में भर लिया था और उसके बाद वह उसे यूं किस कर रहा था जैसे पूरा निगल जाएगा। वही फना विक्रम को अब खुद से दूर नहीं कर रही थी, पर वह काम कर रही थी। विक्रम ने फना को लेदर सीट पर पटक दिया और उसके ऊपर हावी हो गया था। उसने फना के कपड़े भी खींचना शुरू कर दिया था, जिससे फना को पेन होने लगा। फना के कपड़े कई जगह से फटने लगे, लेकिन फिर भी वह विक्रम को खुद से दूर नहीं कर रही थी। विक्रम भी फना की कंपन को महसूस कर रहा था। उसने जैसे ही फना की शर्ट के 4 बटन खोले, विक्रम की नजर फना के उभरे हुए हिस्से पर गई, जहां पर लाल तिल था, जिस पर विक्रम ने उसे रात बाइट की थी और उसका निशान अभी तक बना हुआ था। ये देखकर विक्रम मानो जैसे पागल सा हो गया। वह फना पर टूट पड़ा। फना दर्द से कराह रही थी। ड्राइवर ने जब फना की दर्द से कराहने की आवाज सुनी, तो उसने अपने पैरों को टाइटली होल्ड कर लिया। वह मजबूर था, कार छोड़कर भी तो नहीं जा सकता था। ड्राइवर ने कार की स्पीड बढ़ाई और जल्दी ही वह लोग एक विला के सामने आकर रुक गए। कार के रुकते ही विक्रम ने फना के होठों पर चुंबन किया और फिर वह कार से बाहर निकलकर चला गया। ये देखकर फना हैरान हो गई। फना ने अपने कपड़े ठीक किए। विक्रम ने उसके कपड़े एक साइड से फाड़ दिए थे। फना को बहुत एम्ब्रेस फील हो रहा था। वह धीरे से कार से बाहर आई। वह छोटी सी मासूम सी न जाने कहां आ गई थी और अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही थी। फना धीरे धीरे अपने कांपते हुए पैरों को आगे बढ़ाने लगी। फना अंदर जा रही थी तो एक शख्स उसके पास आया। उसने फना को जेटली ग्रीट करते हुए कहा, मैम, मिस्टर भारद्वाज ने आपको अंदर वेट करने के लिए कहा है। इस पर फना धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। वह उस आदमी के कदमों को फॉलो करते हुए अंदर जा रही थी। उसने अपनी शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। फना के लिप्स सूजकर लटक गए। आंखों में नमी लिए वह जब अंदर आई तो उस डार्क थीम को देखकर एक पल के लिए तो उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। उस आदमी ने फना को सोफे पर बैठने के लिए कहा तो उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखा हुआ था। फना ने सिर्फ 12th पास की थी, इस वजह से उसे थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा था। फना को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया उस आदमी के द्वारा जिसे फना पढ़ कर रही थी और उस पर एक एग्रीमेंट था जो 1.5 साल का था।
उस एग्रीमेंट पेपर में ये लिखा हुआ था कि फना को 1.5 साल तक विक्रम के साथ रहना होगा और इस बीच में वह किसी और मर्द के कांटेक्ट में नहीं आ सकती। इसके बदले में विक्रम उसे पैसे देगा। फना किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं रख सकती जब तक वह विक्रम के साथ है। फना को हर फैसला विक्रम से पूछकर करना होगा। फना 1.5 सालों में विक्रम की प्रॉपर्टी है जिसे सिर्फ विक्रम छू सकता है। विक्रम जब फना को अपने पास बुलाएगा, फना को उस वक्त विक्रम के सामने हाजिर होना होगा। वह किसी भी कीमत पर विक्रम को मना नहीं कर सकती। विक्रम जो चाहे उसके साथ कर सकता है क्योंकि फना की बॉडी आज से और अभी से विक्रम की प्रॉपर्टी होगी। इस पर सिर्फ और सिर्फ विक्रम का हक होगा। विक्रम का हर ऑर्डर फना को मानना होगा, यह उसका कर्तव्य है। इन 1.5 सालों में अगर फना ने एक बार भी भागने की कोशिश की तो विक्रम उसके साथ कुछ भी करने का हकदार है और बदले में फना को 3 करोड़ रुपए विक्रम को कंपनसेशन के रूप में देना पड़ेगा। उसके साथ ही वह उसके घर की 5 साल तक नौकरानी बनकर रहेगी और विक्रम की पर्सनल प्रॉपर्टी बनकर उसे खुश करेगी। फना का कर्तव्य होगा कि जब विक्रम फना को अपने साथ इंटरकोर्स के लिए बुलाएगा तो फना को उस वक्त उसके सामने हाजिर होना होगा। और अगर इस बीच में फना किसी और के साथ पकड़ी गई विक्रम को धोखा देते हुए, तो फना के साथ कुछ भी करने का हक है विक्रम को। विक्रम के साथ रहते हुए फना कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। वह किसी भी मर्द के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। फना किसी को विक्रम के सिवा टच भी नहीं करने देगी खुद को। उसमें ऐसी ऐसी कंडीशंस लिखी हुई थी जिन्हें पढ़कर फना की रूह कांप गई थी कि यह आदमी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या फिर वह उसकी पूरी जिंदगी और सांसों तक पर भी सिर्फ अपना हक जता रहा है। लेकिन फना के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए फना के आंसू उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर गिरने लगे। आखिर खुद को खत्म जो कर रही थी, आज वह विक्रम फना के सामने वाले सोफे पर आकर बैठ गया। विक्रम के हाथ में ड्रिंक का गिलास था जिसे वह धीरे धीरे मूव कर रहा था और उसकी नजरें फना के चेहरे पर थी। वह कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने हाथों में थामे हुए कांप रही थी, जिन्हें देखकर विक्रम के होठों पर डेविल स्माइल थी। फना ने अपने कांपते हुए हाथों से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। फना के ढेर सारे आंसू उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर गिर रहे थे। फना ने सिर उठाकर विक्रम को देखा। विक्रम के होठों पर शातिर मुस्कान थी। उसने फना को देखते हुए कहा, वेरी गुड डिसीजन, फाइनली यू आर माय मिस। विक्रम ने फना को रूम नंबर 9 में जाने के लिए कहा, मेरा वेट करो। फना धीरे से खड़ी हो गई और विक्रम की बात मानते हुए वह रूम नंबर 9 की तरफ जाने लगी। एक नौकरानी फना को रूम नंबर 9 के सामने छोड़कर चली गई। फना ने अपने कदम उस कमरे के अंदर रखे। फना घबराहट की वजह से कांप रही थी। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसके सामने एक बार फिर वो रात घूम गई। उसके होंठ कांपने लगे। शायद यही है तेरी जिंदगी फना। फना कड़वाहट से मुस्कुराई। रूम का डोर ओपन हुआ और फना ने मुट्ठियों को भींच लिया। फना खड़ी हुई, लेकिन उसने अपनी आंखें उठाकर सामने उस आदमी को नहीं देखा। उस आदमी की भौहें सिकुड़ गई। वो आदमी उसकी तरफ न आकर बेड पर बैठ गया और बोला, रिमूव योर क्लॉथ। उस आदमी ने बिना किसी भाव के कहा। फना ने अपना सर उठाकर उस आदमी की तरफ देखा। अपने कांपते हुए हाथों से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसके होंठ थरथरा रहे थे। उसकी आंखें फिर भर गई। फना का मन कर रहा था कि वो यहाँ से बहुत दूर भाग जाए। फना ने अपनी शर्ट उतार दी। कम टू मी। उस आदमी ने फना को अपनी तरफ बुलाया। फना धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। उस आदमी ने, जो सिगरेट अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, उसे फना की कमर पर रख दिया। फना चिल्ला उठी। आह, फना छटपटा उठी थी। वो जोर जोर से रोने लगी। उस आदमी ने उसे एक झटके से बेड धक्का दे दिया और उसके के ऊपर आ गया। वह फना को फिर से किस करने लगा। धीरे धीरे फना के सारे कपड़े बदन से अलग हो गए। आंखें आंसुओं से भर गई थी। बैग के नीचे बिखर गए। फना की आंखों से आंसू की बूंदें बह रही थी। फना ने अपनी आंखें कसकर मीच रखी थी। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये फना ने खुद से कहा। उस आदमी ने उसकी नेवल पर किस किया, जहां सिगरेट का निशान बन गया था, वहां पर अपने होंठ रखे। आह, फना सिसक उठी। फना की बॉडी पर जगह जगह निशान उभर आए थे। वो आदमी जैसे ही उसके अंदर समाने के लिए तैयार था। फना ने अपनी आंखें खोली और वो पीछे खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, सो सॉरी सर, ये मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं सौंपना खुद को। फना ने रोते हुए कहा। उस आदमी की गुस्से से आंखें लाल हो गई। उसके जबड़े कस गए। उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उस आदमी ने फना को अपनी तरफ खींचा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने मेरे साथ डील की है। तुम चाहो ना चाहो, तुम्हें ये करना ही होगा, उस आदमी ने गुस्से से कहा। फना ने उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज सर, मुझे नहीं करना कुछ ऐसा। फना ने रोते हुए कहा। फना खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी। अपना ये रोने धोने का नाटक बंद करो, उस आदमी ने गुस्से से कहा। फना कांपने लगी। उसकी आंखों में खौफ फैल गया। उस आदमी ने फना को दबोच लिया। फना उससे छूटने के लिए नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी।
वो आदमी बहुत स्ट्रांग था। उस आदमी ने गुस्से से फना के जबड़े को पकड़ लिया। तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तुम चाहो ना चाहो 1 साल के लिए तुम मेरी हो, उस आदमी ने सख्ती से कहा। फिर तुम्हें भी तो पैसे की जरूरत है, अपने भाई का ऑपरेशन नहीं करोगी तुम? फना हैरानी से उसे देखने लगी। प्लीज प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए, फना ने सुबकते हुए कहा। वह आदमी फना के होठों को रगड़ते हुए विल स्माइल करने लगा। फना बस रोए जा रही थी। फना न रोते हुए कहा, पपी प्लीज सर, चटेन, टुनाइट आई वांट यू अगेन पैशनेट नाइट। अब तक वो आदमी बहुत स्ट्रांग था। उस आदमी ने गुस्से से फना के जबड़े को पकड़ लिया। तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन किया है, तुम चाहो ना चाहो 1 साल के लिए तुम मेरी हो, उस आदमी ने सख्ती से कहा। फिर तुम्हें भी तो पैसे की जरूरत है, अपने भाई का ऑपरेशन नहीं करोगी तुम? रीटा हैरानी से उसे देखने लगी। प्लीज प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए, फना ने सुबकते हुए कहा। वह आदमी फना के होठों को रगड़ते हुए विल स्माइल करने लगा। फना बस रोए जा रही थी। फना न रोते हुए कहा, पपी प्लीज सर। अब आगे फना को विक्रम को देखकर इतना ज्यादा डर लग रहा था और खौफ भर गया था। वह यहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। फना बस रोए जा रही थी। फना ने रोते हुए कहा, पपी प्लीज सर। उस आदमी ने फना के गुप्त अंग पर हाथ फेरा। फना कांपने लगी। प्यार से मान जाओ, वरना अपना फर्स्ट टाइम तुम भूली नहीं होगी, उस आदमी ने डरावने तरीके से कहा। फना ने रोते हुए कहा, पपी प्लीज सर। फना पीछे की तरफ खिसकने लगी। उस आदमी ने गुस्से से उसे बैक पर दबोच लिया और उसे रूडली किस करने लगा था। रीटा उसे धकेलने लगी। उस आदमी ने उसके हाथों को ब्लॉक कर दिया। पपी प्लीज सर, वो अपना सर नामे हिला रही थी। मैं ये एग्रीमेंट नहीं करना चाहती। कमरे में एक चीख गूंज गई। फना की आंखें भर गई। उसने कसकर अपनी आंखें मीच ली। उसके आंसू पिलों पर गिरने लगे। उस आदमी ने उसका मुंह बंद कर दिया। फना की आवाजें उसके अंदर दब कर रह गई। उस आदमी ने उसकी एक नहीं सुनी। फना ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वह उस आदमी को धक्का देने लगी, पर उस आदमी ने उसे दबोच लिया। फना ने ब्लैंकेट मुट्ठी में भर दिया। उसकी पकड़ वक्त के साथ ब्लैंकेट पर मजबूत होती आई। फना का फेस दूसरी तरफ था। उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। फना के होंठ कांप रहे थे। अगली सुबह फना एकटक वॉल को देख रही थी। अब शायद उसके आंसू भी सूख चुके थे। उस आदमी ने अभी भी उसकी कलाइयों को मजबूती से पकड़ रखा था। वो आदमी उसके ऊपर ही सो रहा था। दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। धीरे धीरे उस आदमी की आंखें खुल गई। उसने अपना सर उठाकर फना के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर आंसुओं की बूंद के निशान थे। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। उसके होठों पर कट के निशान थे। उसकी कलाइयों पर नीले निशान थे। वो आदमी उसके ऊपर से उठ गया। उसकी पलकें गीली हो गई थी। फना धीरे से उठकर बैठने लगी। उस आदमी ने उसकी बेक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसे फना के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसे डर था कि वो फिर कहीं रोने ना लगे। उसने अपना सर ऊपर उठाया और अपने आंसुओं को रोक लिया। उसे अपने पेट पर एक मजबूत हाथ महसूस हुआ। फना कांप गई। प्लीज सर, अब नहीं, फना ने भरे हुए गले के साथ कहा। उसके होंठ कांप रहे थे। ये सब कहते हुए वो वक्त कांप रही थी। फना को उस आदमी से डर लग रहा था। फना की पीठ से एक मजबूत सीना लगा हुआ था। उस आदमी की चिन फना के कंधे पर थी। मैं रूड था। हम, फना ने सिर हिला दिया। कितने साल की हो तुम? उस आदमी ने पूछा। 19, फना ने धीरे से जवाब दिया। उस आदमी की आंखें छोटी छोटी हो गई। उस आदमी ने उसके पेट को सहलाते हुए कहा, आदत हो जाएगी तुम्हें। फना की पलकें भीग गई। बहुत पतली हो तुम, अपनी इस बॉडी का ख्याल रखो, क्योंकि अब ये तुम्हारी नहीं मेरी है। हम, फना ने सिर हिला दिया। सर, आपका नेम क्या? फना रुक गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया। विक्रम रॉय, उस आदमी ने फना के कान में कहा। फना के शरीर में सनसनी मच गई। तभी उस आदमी का फोन साइड टेबल पर जो रखा हुआ था वो रिंग करने लगा। उस आदमी ने अपना फोन उठाया। फना को पकड़े हुए ही अपना फोन पिक किया। यस बॉस, विक्रम ने कहा। विक्रम खड़ा हुआ। उसने फना को अपने एक हाथ से उठा रखा था। फना भी शांत थी। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था। विक्रम फोन पर कुछ कह रहा था। फना को उसने अपने एक हाथ से उठा रखा था। दूसरे हाथ से वो फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। विक्रम उसे लेकर बाथरूम में चला गया। फना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम क्या बातें कर रहा था। विक्रम ने उसके गले में अपना हाथ डाला और उसका सर अपने सीने पर रखा। फना को नींद आने लगी। वो सो भी नहीं सकती थी। उसे काम पर भी तो जाना था। रात भर ना सोने की वजह से उसकी आंखें भारी हो रही थी। फना को वीकनेस फील हो रही थी। सर, मुझे जाना है, फना ने धीरे से हकलाते हुए कहा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। विक्रम उसे वापस रूम में ले आया। फना ने अपने जमीन पर पड़े कपड़े उठाए और उन्हें पहनने लगी। विक्रम भी रेडी हो रहा था।
फना रेडी थी, विक्रम भी रेडी हो चुका था। विक्रम ने नोटों की गड्डी फना के हाथ पर रखी। टुनाइट आई वॉन्ट यू अगेन, विक्रम ने उसके होठों को रगड़ते हुए कहा। फना की उंगलियां कांप गई। उसकी पकड़ नोटों की गड्डी पर मजबूत हो गई। जी सर, फना ने धीरे से कहा। विक्रम रूम से बाहर चला गया। फना भी रूम से बाहर आ गई। फना वहां से सीधा अपने काम के लिए चली गई। फना को आज काफी कमजोरी महसूस कर रही थी। जैसे तैसे पूरा दिन निकल गया। फना हॉस्पिटल भी जा चुकी थी। उसने पैसे भी सबमिट कर दिए थे। फना बार में ड्रिंक शव कर रही थी। फना के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो मुस्कान वो हमेशा खुद के चेहरे पर सजा कर रखती थी। फना अभी ड्रिंक सर्व ही कर रही थी कि उसे अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। फना घबरा गई। उसने तुरंत घूम कर देखा। रमन, तुम, फना ने हकलाते हुए कहा। वो उस बार का डेली कस्टमर था। फना ने उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, रमन, क्या चाहिए तुम्हें? फना ने धीरे से पूछा। रमन ने फना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए फना को और कसकर पकड़ लिया। फना डर गई। ये क्या कर रहे हो रमन? फना ने घबराते हुए पूछा। इतनी भोली भी नहीं हो तुम, जितना बनने का नाटक कर रही हो, रमन ने फना के बदन पर हाथ फेरते हुए कहा। रमन की नजर फना की नेक के पास गई। उस पर लाल निशान पर थे। फना के होठों पर भी कई कट के निशान थे। चाहते क्या हो तुम? फना ने घबराते हुए पूछा। वही जो तुम सबको देती हो, रमन ने फना के होठों के करीब बढ़ते हुए कहा। फना ने रमन का दूर धक्का दे दिया। रमन गुस्से से बौखला गया। तुम दूसरों को वो सब दे सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम क्या है? रमन ने गुस्से से कहा। फना कांप रही थी। रमन उसके करीब बढ़ रहा था। फना अपना एक एक कदम पीछे लेने लगी। वो कब जाकर वॉल से लग गई, उसे पता ही नहीं चला। रमन शैतानी मुस्कान लिए फना के करीब बढ़ रहा था। वो फना के होठों की तरफ झुकने लगा। घबराहट की वजह से फना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। डर की वजह से वो फिर रोने लगी। नहीं नहीं रमन। इससे पहले कि रमन उसे किस करता, रमन की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रमन की आंखें लाल हो गई। रमन को अपनी गर्दन पर तेज दर्द हुआ। किसी ने गुस्से से उसकी गर्दन को कसकर दबा रखा था। रमन के हाथ कांपने लगे। उसका दम घुटने लगा। फना आंखें बंद कर कांप रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे। रमन का दम घुट रहा था। वो छटपटाने लगा। उसकी आंखें लगभग बाहर आने वाली थी। वो उस आदमी को नहीं देख पा रहा था जिसने उसकी गर्दन को कसकर दबोच रखा था। रमन की सांस उखड़ने लगी। किसी ने उसे फना से दूर खींचा और दूसरी तरफ फेंक दिया। वहां मौजूद सभी डर गए थे। वहां मौजूद हर एक शख्स विक्रम को जानता था। विक्रम बहुत खतरनाक इंसान था। रमन का सर सीधा वॉल से जा लगा। इसी के साथ वो बेहोश हो गया। उसके सर से खून निकल रहा था। विक्रम गुस्से से फना की तरफ बढ़ने लगा। फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। विक्रम का गुस्से से भरा चेहरा देख वो और ज्यादा डर गई। उसकी आंखों में देख वो कांपने लगी थी। विक्रम ने गुस्से से फना का जबड़ा पकड़ लिया। वो अपनी दहकती हुई आंखों के साथ उसे देखने लगा। तुम यहाँ दूसरे मर्द को सेड्यूस कर रही हो? विक्रम ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। फना अपनी गर्दन में हिला रही थी। ना नहीं। विक्रम की पकड़ उसके फेस पर और मजबूत हो गई। विक्रम गुस्से में बहुत भयानक लग रहा था। विक्रम ने गुस्से से फना का हाथ पकड़ लिया। फिर उसका हाथ लगभग मरोड़ते हुए कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो या फिर मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? विक्रम चिल्लाया। फना रोने लगी। सर, मैंने किसी को सेड्यूस नहीं किया, फना ने कांपते हुए कहा। उसके हाथ में दर्द हो रहा था। फना को लगा जैसे उसका हाथ टूट ही जाएगा। फना के होंठ थरथराने लगे। विक्रम गुस्से से उसे खींचता हुआ वहां से ले गया। प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन विक्रम उसकी एक नहीं सुन रहा था। विक्रम उसे अपने विला ले आया। उसने उसे गुस्से से कार से बाहर निकाला और लगभग घसीटता हुआ उसे विला के अंदर ले जाने लगा। फना अपने पैर भी महसूस नहीं कर रही थी। वो बस रोए जा रही थी। विक्रम उसे सीधा रूम में ले गया और बाथरूम में ले जाकर उसे बाथटब में फेंक दिया। फना जोर जोर से रोने लगी। प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो बाथटब से निकलने के लिए छटपटाने लगी। विक्रम ने उसे कसकर दबोच लिया था। विक्रम के भी कपड़े गीले हो गए थे। हाथापाई में विक्रम भी पूरा गीला हो गया था। फना विक्रम को दूर के धकेलने लगी। उसने अपना पूरा जोर लगाकर विक्रम को धक्का दिया। फना बाथरूम से बाहर की तरफ भागी। वो रूम से बाहर निकलती उससे पहले ही किसी ने उसे खींचकर फर्श पर फेंक दिया। फना सुन्न हो गई। प्लीज सर, मैंने उसे सेड्यूस नहीं किया। विक्रम ने अपनी बेल्ट निकाली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। फना डर की वजह से अपनी गर्दन में हिला रही थी। प्लीज सर, वो पीछे की तरफ से सकती जा रही थी। वो कांप रही थी, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी बॉडी पर मेरा हक है। तुम दूसरे मर्दों को सेड्यूस कर रही थी। उन्हें किस कर रही थी? विक्रम गुस्से से चिल्लाया। विक्रम ने फना को मारना शुरू कर दिया। आह! फना की चीख वहां गूंज गई।
वह छटपटाने लगी। प्लीज प्लीज सर सर, फना जोर जोर से रो रही थी। तुम्हें याद रहेगा कि तुम मेरी हो, तुम्हारी हर चीज पर मेरा हक है, विक्रम ने उसे मारते हुए कहा। विक्रम इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था। विक्रम ने बैग दूसरी तरफ फेंक दी। फना की पीठ पर नीले काले निशान छप गए थे। फना लगभग अधमरी सी हो गई थी। फना अभी भी अपनी गर्दन ना में हिला रही थी। विक्रम ने जबरदस्ती उसका फेस अपनी तरफ करते हुए गुस्से से दबाते हुए कहा, 1 साल तक तुम्हारे आसपास एक भी दूसरा मर्द नहीं भटकना चाहिए, विक्रम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। फना ने कांपते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। विक्रम ने उसके सारे गिले कपड़े उसके बदन से हटा दिए। विक्रम उसके पूरे बदन पर किस करने लगा। ये सब मेरा है, विक्रम ने उसके होठों को चूमते हुए कहा। विक्रम उसके बदन के एक एक अंग को किस कर रहा था। ये सब कुछ मेरा है, विक्रम जैसे पागल सा हो गया था। विक्रम ने अपने गीले कपड़े दूर फेंक दिए। विक्रम फना के साथ वही फर्श पर हमबिस्तर होने लगा। फना की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विक्रम के ऊपर जुनूनियत सवार थी। विक्रम जैसे पागल सा हो गया था। विक्रम के ऊपर जुनूनियत सवार थी। आह! फना विक्रम को धक्का देने लगी। विक्रम मानो जैसे पागल हो गया था। विक्रम की आंखें आग उगल रही थी। फना को विक्रम से डर लग रहा था। फना ने विक्रम को अपने ऊपर से धक्का देने की नाकाम कोशिश की। उसने अपने अंदर बची कुची ताकत के साथ विक्रम को पूरी ताकत से धक्का दिया। विक्रम को ये रास नहीं आया। उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। दूसरे मर्द को तुम सेड्यूस कर सकती हो और मुझे धक्का देना। विक्रम गुस्से से चिल्लाया। न नहीं सर, मैंने किसी को सेड्यूस नहीं किया, फना ने सुबकते हुए कहा। विक्रम ने उसके हाथों को पकड़ लिया। फना ने अपना हाथ पीछे ले लिया। विक्रम ने गुस्से से उसका फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और वापस से फना के साथ हमबिस्तर होने लगा। फना विक्रम के सीने पर मारे जा रही थी, लेकिन विक्रम पर इसका कोई असर नहीं था। कमरे में सिर्फ फना की सिसकने की आवाज आ रही थी। फना बेजान सी पड़ी थी और विक्रम अपना सारा गुस्सा उस पर उतार रहा था। वो अब कोई हरकत नहीं कर रही थी, जैसे उसने खुद को छोड़ दिया हो। उसकी आंखों में कुछ नहीं था। उनकी उंगलियां आपस में उलझ हुई थी। बस फना के होठ कांप रही थे। उसकी आंखों के कोने बह रहे थे। विक्रम उसके साथ अभी भी वही सब कर रहा था। फना की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसकी पलकें अभी भी गीली हो रही थी। विक्रम ने उसके फेस की तरफ देखा। विक्रम को देखने से लग रहा था जैसे उसे फना के दर्द से कोई लेना देना नहीं था। विक्रम अभी भी बेहद गुस्से में था। विक्रम ने फना को आजाद किया। फना की नेक में अपना मुंह छुपा लिया और उसे कसकर जकड़ लिया था। फना सब महसूस कर रही थी, लेकिन उसके अंदर अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। शायद वो अपनी सारी उम्मीद खो चुकी थी। विक्रम फना के कान में कुछ कुछ फुसफुसाया, लेकिन फना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद वो सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। फना की पलकें गीली हो रही थी। विक्रम अभी भी गुस्से से उसे चूम रहा था। अगली सुबह फना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके होंठ पर दांतों के निशान थे। उसकी बॉडी पर कई नीले निशान उभर आए थे। विक्रम उसके साइड में बैठा सिगरेट की कश ले रहा था और उसे ही देख रहा था। फना डर गई। तभी उसे विक्रम का गुस्सा याद आ गया। विक्रम का वो भयानक रूप उसके अंदर बस चुका था। विक्रम की आंखें उसे ही घूर रही थी। फना ने हिलने की हिम्मत नहीं की। फना की आंखों में फिर आंसू आ गए। फना बिना आवाज किए रो रही थी। फना घूम गई। फना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो सुबक सुबक कर रो रही थी। विक्रम ने फना को सीधा किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। फना और ज्यादा कांप गई। विक्रम ने उसे घुमाया। फना की आंखों से आंसू गिर रहे थे। सर प्लीज, फना धीरे धीरे विक्रम से दूर खिसकने लगी। विक्रम उसे घूर रहा था। विक्रम ने उसे उठा लिया और बाथरूम में लेकर चला गया। फना बस कांप रही थी। विक्रम भी ये बखूबी महसूस कर रहा था। उसकी कंपन, जो विक्रम के हाथों में झंझनाहट महसूस करा रही थी। विक्रम ने फना को बाथटब में लिटा दिया। फना विक्रम से डर रही थी। वो बाथटब में भी सिकुड़ गई। विक्रम ने फना को अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाल पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर करने लगा। फना के होंठ कांपने लगे। फना ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। विक्रम उसे देख तिरछा मुस्कुरा दिया। विक्रम ने फना का सिर अपने सीने पर रखा। फना अभी भी कांप रही थी। विक्रम ने फना को अपनी गोद में बैठाते हुए उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए कहा, मुझे अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं कि मेरी चीजें किसी और को खुद को छूने दे। विक्रम ने उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा,